जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कोरोजन संचारण। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन का जो ये त्यौहार है, पावन पर्व है हमारा, तो इसके लिए सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है लेक्चर का, तो पढ़ना चालू करते हैं कोरोजन। अब इसके बाद बैक टू बैक आपका केमिस्ट्री एंड होगा और एक सरप्राइज है छोटा सा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल को, अधातु को, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उनको पढ़ने के बाद हमारा पूरा 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट बच जाएगा। आपका ऑर्गेनिक, उसको भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कारण है देखने का कि जो MCQ है इसके कुछ क्वेश्चंस वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में ही ऐड किए हुए हैं, तो उसके लिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए। पढ़ने चलते हैं। कोरोजन किसको कहेंगे? तो द ईटिंग ऑफ मेटल, ठीक है, बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल, यानी कि वायु, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, मॉइस्चर यानी नमी, या किसी रसायन, केमिकल मतलब रसायन कहने का मतलब यानी अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, उसके प्रभाव से क्या होगा? ईटिंग होगा उसका सरफेस, उस मेटल का सरफेस। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है कोरोजन। हिंदी में कहेंगे तो वायुमंडल में उपस्थित गैस और नमियों के द्वारा जो धातु होती है धीमी गति से क्या होता है, उसके सरफेस पे अवांछित यौगिक बनते हैं। और ये यौगिक सामान्यतः उनके ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि ये जनरली ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। देखो, आयरन का केस लेंगे, ऑक्साइड होगा, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं ना, ध्यान देना इस बात पे। कॉपर का केस लेंगे, कॉपर कार्बोनेट बनाता है और ऑक्साइड भी साथ में फॉर्म करता है। और अगर आप सिल्वर का केस लेंगे तो उस केस में वो सल्फाइड बनाता है। तो डिफरेंट कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं केवल ऑक्साइड ही आएगा, बट जनरली ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कॉपर का कोरोजन में उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सिल्वर के कोरोजन में क्या होगा? उसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा ब्लैकिश या ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये लोग लेस रिएक्टिव जो हाइड्रोजन के नीचे आते थे, चाप करके मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, मरकरी और आपका वो प्लेटिनम। तो ये जो चीजें तो ये आपकी रिएक्टिव जो सीरीज उसमें नीचे आती थी, तो इनमें कोरोजन के बड़े कम चांसेस होते हैं, या होता भी तो बहुत धीरे होता है। लेकिन जो ऊपर है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, अधिक क्रियाशील धातु है, उसमें संचारण जल्दी होता है। तो ये था इसका डेफिनेशन। मुझे लगता है आप लोग बात को बिल्कुल समझ पाए होंगे। यहाँ पे हम लोग जनरली ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन थ्योरी पढ़ते हैं। ड्राई कोरोजन में क्या होता है, उसमें केमिकल कोरोजन को लेते हैं, कि मोस्टली ये आपको इंडस्ट्रियल एरियाज में दिखने मिलेगा कि वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो गैस के द्वारा डायरेक्ट कोरोजन होता है मेटल के सरफेस पे, तो वो उसमें आ जाता है। बट हमारे सिलेबस का हिस्सा है वेट कोरोजन थ्योरी, ठीक है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ठीक, विद्युत रासायनिक, ठीक है, विद्युत रासायनिक थ्योरी बोलिए इसको आप, यानी कि जो रस्टिंग होगी उसका। तो रस्टिंग किसे कहेंगे? तो जब कोरोजन एयर के कारण होगा, ठीक है, संचारण जब हवा के कारण होगा, तो उसको हम लोग रस्टिंग कहेंगे। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। ठीक, तो आप लोग एकदम अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। द कोरोजन ऑफ एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक, रस्ट का जो डिफिनेशन है वो कहता है कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर, ठीक है, डैम्प एयर और वाटर, ऐसा नमी वाले स्थानों में रखा जाए, ए कंसिडरेबल टाइम, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। यानी कि जो एक रेड ब्राउन सब्सटेंस होगा ऑन देयर सरफेस, उसी को हम लोग कहते हैं जंग या रस्ट। तो इस तरीके से कुछ डिफिनेशन से ये आप लोगों ने देखा कोरोजन में। इसके बाद चलिए हम देखेंगे कि ये जो रस्ट है ये क्या करता है, मतलब ये जो रस्टिंग का प्रोसेस हम देख रहे हैं, तो रस्ट में चीज़ों को एकदम बारीकी से समझना है। देखिए, इतना यकीन रखिए कि कोरोजन का ये बहुत अच्छा लेक्चर जाने वाला है, कंटिन्यूटी बना के रखिए मेरे साथ। रस्टिंग यानी कि जो रस्ट होता है, ये जो रस्ट होता है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह
बिहेव करता है। यानी कि एक जंग को हम एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कल्पना करते हैं। अगर हम विद्युत रासायनिक सेल की तरह कल्पना करेंगे, यानी कि मिनिएचर गैल्वेनिक सेल की तरह हम लोग मानते हैं कि ये जो रस्ट होता है मेटल के सरफेस पे वो बिहेव करता है, तो अगर ये एक सेल की तरह बिहेव करता है तो इट मीन्स इसके पास दो लोग होंगे, एक का नाम एनोड होगा, एक का नाम कैथोड होगा। अब वो एनोड और कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है उसको हमको देखना है। तो अभी ध्यान देते रहिए, एकदम बोर्ड पे मैं बना रहा हूं और दोनों को अलग अलग करके आपको समझाऊंगा कि एनोड पर कैसे रिएक्शंस होंगे, क्यों होंगे, उसके होने से कैथोड पर क्या बवाल होगा, दोनों मिलके कैसा, ठीक है, तमाशा खड़ा करेंगे। तो ये हम लोग को देखना है और सीखना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, हम ऐसे समझा देते हैं आप लोग को, कोशिश करते हैं समझाने का, ठीक है। बाकी तो आप लोग डिसाइड करिए लीजिएगा कि ये एक आयरन का रॉड है या आयरन का मेटल पीस से मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने रखा हुआ है ऐसी जगह पर जहां पे मॉइस्चर भी है। देखो, जंग लगने के लिए बड़ा जरूरी है कि भाई पहले तो आयरन हो, ठीक है, मेटल हो, फिर ऑक्सीजन हो और मॉइस्चर हो, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो। ये तीन चीजें जंग लगने के लिए एकदम जरूरी चीज है। तो ये तीनों हो ही वहां पर, ठीक। ये ना हो तो कोई एसिड हो जिससे हमको H+ आयन मिले। होगा क्या कि कैथोड और एनोड की बात की है मैंने, तो पहले मैं यहां पे समझाता हूं कि ये जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2Fe2+ और +4 इलेक्ट्रॉन में। मैंने ऊपर नीचे लिखा है तो कंफ्यूज ना होए, ठीक है, किसी वजह से लिखा है मैंने, उसको आपको ध्यान देना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है। यानी कि मैं यहाँ पे साथ ही साथ में रिएक्शन भी बनाते चलता हूं कि एनोड पर क्या होगा, एट एनोड, ठीक है, हिंदी में लिखने का जरूरत तो है नहीं इसको। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी एनोड पर, तो वो होगी ऑक्सीकरण, ठीक। अच्छा, पूरा का पूरा जो कोरोजन है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है। मैं ये बताते चलता हूं, याद अभी आया है, क्षमा कीजिएगा। यानी कि अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है, अधिशोषण। अधिशोषण में क्या होता है ना कि केवल सरफेस पे ही इफेक्ट करता है जो भी प्रोसेस होगा, तो अधिशोषण होता है संचारण। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग को भी लग रहा होगा सुन के, मैं भूल गया था बताना, तो बता दिया मैंने, ऑक्सीकरण का नाम याद आया तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप सिंपली याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा यहां क्या कि 2Fe जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो जैसे दान करेगा तो Fe है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले इसके, तो 1 से 2 निकले तो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो कैटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे 4। कितने निकलेंगे, 4। और इसको आप लोग कर लीजिए एक डब्बा में बंद, हम इसको लिख लेते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह हुआ एनोड पर का कहानी। यही चीज को मैंने यहां पर 2Fe2+ को ऊपर लिखा, +4 इलेक्ट्रॉन लिखा। अब जो ये Fe2 ये है, ये सॉल्यूशन में चले जाएगा, विलियन में चले जाएगा। ये जो आयन है, धात्विक आयन है, मेटालिक आयन है, ये विलियन में, सॉल्यूशन में जाएगा। सॉल्यूशन कौन सा, जो कोरोजन बनाएगा उसके लिए तैयार हो रहा है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये अब फ्री हैं, निकल चुके हैं उस मेटल के मॉलिक्यूल से, अणु से। तो ये क्या है, फ्लो करने के लिए आजाद हैं। तो ये भैया बह निकलेंगे, ये बहते बहते पहुंचेंगे यहां, ठीक। ये जो था आपका एनोडिक रीजन था या एनोड वाला एरिया था, और ये जो एरिया बनाएंगे हम लोग, ये कैथोड वाला एरिया ले लेते हैं भाई। होगा क्या, जैसे ये आएगा H+ आयन आएगा कहीं से और यहां पे होगा रिडक्शन। अब देखो H+ आयन आया अगर, ठीक, बस H+ आयन, और इसको देखिए H+ आयन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने साथ मिला लेगा। अब आ जाते हैं हम लोग एट कैथोड। ध्यान दीजिएगा, एट कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होगा, तो वो होता है रिडक्शन, यानी कि अपचयन, ठीक। और अपचयन भी कैसा होगा,
प्रोसेस मैं बना रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे कि 4H प्लस लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, साथ में आपका इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए। पहले इन दोनों को देखिए, इन दोनों को बैलेंस कीजिए। तो जब बैलेंस कीजिएगा, संतुलित कीजिएगा, तो ये मान लीजिए 4H प्लस लेता हूं मैं, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या इसको बुला लेगा अपने पास, तो यहाँ पे प्रक्रिया होगी अपचयन की, और ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से कर लेगा क्रिया और बना देगा 2H2O। बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक। तो ये क्या बन गया? 2H2O। क्या बन गया? 2H2O, ठीक। इसको आप बोलेंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। कैसे समझ नहीं आएगा कि यहां ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे ऐड हुए इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा प्रोसेस में? देख रहे हैं आप यहां पे? तो यहां पे हुआ रिडक्शन अपचयन, यहां पे हुआ ऑक्सीकरण, ये मिला हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हमने कहा हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दोनों मिला के अब होंगे कंप्लीट एक रिएक्शन बनेगा। उस रिएक्शन को नाम देते हैं हम लोग कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया। तो वो कैसी होगी? दोनों को जोड़िए आप, दोनों का LHS जोड़ दीजिए, दोनों का RHS जोड़िए, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या आएगा। तो यहां से देखिए LHS से मैंने लिया 2Fe, यहां पे 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 इस साइड में आ जाएगा। यहां देखिए 2Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O। ध्यान दीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ प्लस में है, खत्म। तो हमारे पास बच गया 2Fe प्लस 4H प्लस O2, ठीक है। यहां पे 2 मॉलिक्यूल Fe आयन का, सॉरी मॉलिक्यूल बोल दे रहा हूं, 2 ठोक आयरन के आयन्स, मेटालिक आयन्स, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो ये जो आपको रिएक्शन मिला है, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे सरफेस पे। कहाँ जाएंगे? सरफेस पे। सरफेस पे थोड़ी देर में चलते हैं। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, यहाँ कहानी समझ लीजिए कि यहाँ हुआ एनोड वाले में ऑक्सीडेशन, यहाँ हुआ रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में कैसे हुआ कि इसने इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्री होके गए थे कैथोडिक रीजन में, हमने माना था ऐसा कि अगर रस्ट फॉर्म हो रहा है तो वो एक गैल्वेनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क कर रहा है। तो इस केस में ऐसा हुआ था, और वहां पे ऑक्सीजन तो होगी ही अगर सरफेस पे ये जाते हैं महोदय। अच्छा, ये H प्लस आयन आया कहां से? ये भी एक डाउट आ सकता है ना भाई आपके पास। ये तो समझ में आया ना कि ये कैसे टूटा और आया? मेटल है तो मेटल में मॉलिक्यूल होंगे ही, तो उसका 2 मॉलिक्यूल मैंने तोड़ा। H प्लस आयन आता है वाटर से, H2O से, H प्लस और प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये आपको H प्लस आयन मिल गया, तो वाटर से आ सकता है। इसके अलावा ये कहां से आ सकता है भाई? तो एसिड वगैरह से आ सकता है, टूटेगा तो वहां से H प्लस आयन मिल सकता है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस में, और ऑक्सीजन तो पता ही है, एयर है तो ऑक्सीजन हो गई, बना क्या लेगा? वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है यहां बना इस रिएक्शन से, और यहां से हमको मिला था मेटालिक आयन। अब ये दोनों करेंगे संयोग, ठीक है। इन दोनों के बीच में होगा रिएक्शन एट सरफेस। कहां? एट सरफेस। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सरफेस पे क्या रिएक्शन होगा। तो सरफेस पे रिएक्शन होगा कि ये जो मेटालिक आयन है आपका आयरन का, इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और नहीं भी आएगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक। कल आपको पता नहीं हम 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों में माइक हम ऑफ रखे हैं, उसका दर्द हम ही जानते हैं, ठीक है। ऊपर से आप लोग का गुस्सा अलग, सर कहा वीडियो नहीं आ रहा है। अरे भाई कहा नहीं आएगा, प्रॉमिस किए, कमिटमेंट किए हैं, ठीक है। जुबान बहुत बड़े पक्के लोग हैं, 1-2 दिन लेट होगा क्योंकि आलसी भी हैं। तो इस सब चीज़ों को आप लोग समझिए, भावनाओं को समझिए मेरी, ठीक। तो अब चलते हैं मेटालिक एट सरफेस पे जो रिएक्शन होगा। सरफेस पे कौन कौन मिले थे हम लोग को? तो 2Fe2 प्लस आयन था और 2H2O था। तो 2Fe2 प्लस आयन को हम कर लेते हैं 4Fe प्लस 2, ठीक है, और इसको कर लेते हैं 4H2O और प्लस ले लेते हैं O2। तो होगा क्या? देखिए यहां से लीजिए Fe2, ठीक, Fe2O3 2 मॉलिक्यूल, तो 2 दूनी 4 आयरन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। इसके अलावा यहां से आपको मिल गया O3 3 दूनी 6, 4 और 2 6, ये भी बैलेंस हो गया।
साथ में एट ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। 8H+ जो है ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अब यहां जो Fe2O3 बना है, ठीक, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये क्या करेगा, X मॉलिक्यूल H2O के साथ संयोग करेगा, जो नया नया बना है, फॉर्म हुआ है इनके मिलने से, ठीक, तो ये अब बना लेगा Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, और इसी को बोलते हैं रस्ट या जंग, ठीक, जंग, ठीक। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका कोरोजन, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल गया आपका रस्ट। पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अब ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद अब देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं और इससे बचे कैसे। बस इतना ही है, और लास्ट में MCQ। बने रहिए साथ में। चलिए देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, मतलब संक्षारण से बचने के उपाय। तो मैं दोनों ही बताऊंगा आपको, बड़े ही डिटेल में बताऊंगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। PDF जो है टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चैनल का, आप वहां से जाके डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अब बस ध्यान दीजिए, इसको जितने बार आप अच्छे से देखिएगा आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। नेचर ऑफ मेटल, जो मेटल आपका है, ठीक है, जिसके कोरोजन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका नेचर कैसा है। नेचर इन द सेंस कि वो हाई रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, ठीक है। यानी कि अगर हाई रिएक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो हाई रिएक्टिव, ठीक, तो उसमें कोरोजन का जो रेट है वो क्या होगा, हाई कोरोजिव, मतलब उसमें कोरोजन जल्दी होगा। रेट ऑफ कोरोजन उस मेटल में क्या होगा, जल्दी होगा। जिंक जो है वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसको हम बाहर रखते हैं। बाकी उसके अलावा बाकी जो मेटल्स हैं जो हाई रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं, क्या उनमें कोरोजन नहीं होगा, होगा। लेकिन जैसे कि बात करते हैं दो ठोक का, Cu का और Ag का, कॉपर का और सिल्वर का, ये लोग का बात करते हैं कि इन लोग में भी कोरोजन होता है। इनका कोरोजन थोड़ा अलग होता है। Cu का बहुत समय बाद रखे रखे उसका कलर जो है ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर में CO2 जो गैस है उसके साथ रिएक्ट करके, और ये महोदय बना लेते हैं CuCO3 CuOH2, ठीक है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स बार बार यूज हो रहे होंगे, तो ये किसका फॉर्मूला है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये कॉपर के किस ओर का अयस्क का सूत्र है, ठीक। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सेम इससे मिलता जुलता भी है एक, तो ये बताइएगा आप लोग, ये आप लोग के लिए टास्क रहेगा। तो ये जो कार्बन है उससे मिलके कार्बोनेट बनाता है कॉपर का, और वो आपको हरा हरा नजर आता है। तो ये कॉपर का कोरोजन ही लेस रिएक्टिव का बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत एक लंबे समय में होता है। बच्चा सिल्वर, तो सिल्वर जो है ये क्रिया करता है H2S से, या जो सल्फर उपस्थित होता है अशुद्धियां हमारे एटमॉस्फेयर में उससे करता है। और इतना जान लीजिए कि ये भी एक दीर्घकालिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। और ये काला कलर हो जाता है चांदी का आपके, और ये बना लेता है Ag2S। और अब आप लोग इसका भी नाम बताइएगा कि इस ओर का क्या नाम है, ठीक। चलिए, तो ये दो होमवर्क भी हो गया साथ ही साथ, और हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, ठीक है, कि अगर आपका मेटल में कुछ इंप्यूरिटीज है, पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो ये तुरंत क्या करेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप कर लेगा, यानी तुरंत क्या करेगा, विद्युत रासायनिक सेल बना लेगा, और जिसके कारण तुरंत किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रस्ट का, जंग का। तो प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी इस तरीके से प्रभावित करती है कोरोजन को, संक्षारण को। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई अगर वातावरण में आपके मॉइस्चर, नमी, एयर, ठीक है, CO2, NO2, SO2, इस तरीके के, ठीक, कुछ एसिड्स हैं,
एयर है, मॉइस्चर में नमी है वातावरण में, तो इनके कारण आपका कोरोजन का जो रेट है ना, जो कोरोजन का रेट है वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक। डिस्टॉर्शन इन मेटल, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि विकृति आना, माने कि एक ठोक ऐसा रॉड था, क्या किया किसी ने बोला कि हम बनेंगे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन थे ना, थरिया मोड़ दिए थे। थरिया मतलब जान रहे होंगे ना आप लोग, प्लेट। तो हम ऐसा मोड़ देंगे इसको, तो मोड़ दिए आप, तो इस जगह पर क्या आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया। तो ये डिस्टॉर्शन आता है, स्ट्रेस डेवलप कर देता है उस मेटल में पर्टिकुलर, यानी कि जो भी मेटल होगा आपका उसमें, तो वो जो स्ट्रेस जहां पर होगा वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल टर्म्स है यार। डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाता है, यानी वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। तो ऐसे जगह में क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक। और वहां से आयन निकलने का संभावना बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे एनोड टू कैथोड जाने के लिए, इलेक्ट्रिक सेल क्रिएट होगा और रस्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो जहां डिस्टॉर्शन होगा वहां सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके किस बात के, जंग लगने के। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका भाई एसिड और कोई बेस ले लीजिए, तो इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स जहां प्रेजेंट होंगे तो इनसे सिंपली आपको H+ आयन मिलता है। तो इसके कारण भी आपके कोरोजन का जो रेट है ना वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पीएच वैल्यू की जब बात करेंगे तो पीएच वैल्यू जितना कम होगा कोरोजन का रेट उतना ज्यादा होगा। और जनरली अगर लेस देन 3 है इसका वैल्यू, लेस देन 3 की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत हाई रेट होगा किसका, कोरोजन होने का, संक्षारण होने की जो दर है बहुत उच्च होगी यदि पीएच वैल्यू का मान 3 से भी कम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं संक्षारण को। अब चलिए हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कोरोजन से। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है इसमें बैरियर प्रोटेक्शन, रोधिका रक्षण, कि भाई जंग के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए। और जंग वो तो जंग वॉर वाला जंग नहीं ना, जंग रस्ट वाला जंग। तो क्या करेंगे, दीवार खड़ी कर देंगे। तो दीवार आप खड़ी कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला होता है आपका पेंटिंग, भाई पुताई उताई करवा दो, ठीक है। और दूसरा होता है कि ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ठीक। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहने का मतलब है कि जो भी आपका मेटल है उस पे आप पेंट चढ़ा दीजिए, उसकी भी एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है, उससे कम अगर मार दीजिएगा पेंट सस्ता वस्ता में, सोचिएगा कि जंग नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। और मेटल बुर्बक नहीं है, ठीक है, और वो जंग लग जाएगा। तो इसीलिए पेंटिंग का भी एक पर्टिकुलर कोटिंग होता है कि इतना उसका थिकनेस होना चाहिए, तब वो प्रिवेंशन करेगा रस्ट से। दूसरा होता है ऑयल और ग्रीस अप्लाई करके। तो मेटल है उस पर ऑयल और ग्रीस अगर अप्लाई करके हमेशा आप रखते हैं तो जंग का यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ कुछ जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि आपका Sn और Na और Zn, तो ये लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर दिए जाते हैं किसके ऊपर, टीन, निकिल, Zn, ठीक है, और एल्यूमिनियम भी ले लीजिए। तो ये लोग अप्लाई कर दिए जाएंगे उस मेटल के ऊपर, और इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, प्रिवेंशन करते हैं किसका, हमारे मेटल का, फ्रॉम कोरोजन यानी कि संक्षारण से। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, उत्सर्ग रक्षण, इसमें आप समझ लीजिए इसको, जैसे ही मैं लिखूंगा ना, आप जैसे ही हटूंगा आप लोग को नजर आ जाएगा और आप लोग को याद आ जाएगा। इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। सीधी भाषा में होता क्या है कि जो भी मेटल रहेगा उस पे जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा दी जाएगी। जिंक मेटल जो है उसका एक पतला सा तह लगा दिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। किसका यूज करते हैं इसमें, जिंक का। किसका यूज करते हैं, जिंक का, ठीक। उसके बाद है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो इसमें हम लेते हैं 2 लोगों को, एक होता है बेसिक फॉस्फेट सॉल्यूशन और एक होता है आपका बेसिक क्रोमेट सॉल्यूशन,
ठीक है, ये लोग को गर्म करते हैं और मेटल को उसमें डिप करा देते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके कारण से भी हम कोरोजन से बचा सकते हैं अपने धातु को या मेटल को। ठीक, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाता है Na3PO4। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं, Na3PO4 बेसिक फॉस्फेट सॉल्यूशन का, क्षारीय फॉस्फेट विलयन का। गर्म करते हैं उसमें और गर्म करके मेटल को उसमें डिप करा देते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन यानी कि विद्युतीय रक्षण। विद्युतीय रक्षण में क्या करते हैं, सिंपल, ये खास करके प्रयोग किया जाता है, इसमें दो आप याद रखिएगा, Mn और जिंक। ठीक है, कि सॉरी Mg और जिंक है, वो Mg और Mn में लग रहा है पता, जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे हम। ठीक, लेकिन गलत नहीं होने देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मैग्नीशियम और जिंक का प्रयोग करते हैं हम लोग जनरली इसमें, कि जो डीजल या पेट्रोल टैंक, ठीक, जो या जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, या ऐसे जो मेटल्स, नल वगैरह के जो उसके जो हैं आपके पाइप्स वगैरह, तो इनके में पेंटिंग वेंटिंग करने का खर्च, या पेंटिंग कितने दिन तक प्रिवेंट करेगा कोरोजन को वहाँ पर, तो इसलिए इनको जोड़ दिया जाता है जिंक और मैग्नीशियम के साथ। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाता है, और उस किससे बताया जाता है, कोरोजन से। तो अब ये हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग करेंगे इसका MCQ। चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, सॉरी, मुझे यहाँ आना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन है आपका पहला, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ठीक, कि एक सेकेंड, हाँ, सामान्यतः संचारण है, मतलब जनरली कोरोजन इज। ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं कि H2O की उपस्थिति में परिवर्तित अभिक्रिया, रिएक्शन चेंज इन H2O, इन प्रेजेंस ऑफ H2O। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया विद्युत रासायनिक परिकल्पना, मतलब कि ये एक एजम्पशंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल एजम्पशंस। थर्ड है परस्पर अभिक्रिया, यानी कि म्यूचुअल रिएक्शन। और फोर्थ ऑप्शन आपको बोला है हल्की धातु तथा भारी धातु का संयोग, मतलब कि एडिशन ऑफ लाइट मेटल और हैवियर मेटल। तो देखिए सिंपल सा है कि मैंने आपको स्टेटमेंट में ही बता दिया था, और ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ये क्या है, विद्युत रासायनिक परिकल्पना है, एजम्पशंस है। हम मानते हैं कि जो रस्ट जहां फॉर्म हो रहा है वहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, जिसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर हम लोग जान पाए कि क्या होगा भाई, विद्युत रासायनिक परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और वो बोल रहा है कि निम्न में कौन से लोहे के जंग लगने को उत्प्रेरित करता है, मतलब कि एक कैटलिस्ट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा कोरोजन के समय में। ठीक है, तो कोरोजन के समय में Fe तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसमें लगता था कोरोजन। जिंक प्रिवेंट करता है, O2 और इसमें हम कंफ्यूज हैं। तो O2 बाद में आता है रिडक्शन प्रोसेस में। आपने देखा होगा कि H+ जो था वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर आता था, और उसके बाद वो O2 के साथ क्रिया करके 2H2O मॉलिक्यूल बनाता था, कैथोड पर हमने देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर H+। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन इसका आंसर होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि निम्न में से कौन उच्च संचारक लवण है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये ACF 2016 का क्वेश्चन है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि FeCl2, Hg2Cl2, PbCl2 और HgCl2, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसको मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं। और ये दोनों ही पॉसिबल हो पाता है। देख के लग रहा होगा कि HgCl2 हो रहा है, तो Hg2Cl2 कैसे होगा, वो भी होता है और ये भी होता है। और ये बहुत एक डीप कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कभी हम फर्दर अगर लेक्चर लेके आएंगे एनालिसिस का तो आपको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा HgCl2। ठीक है, ये बड़ा ही एक टॉक्सिक है, और साथ ही साथ ये एक आपका हाई कोरोसिव सॉल्ट माना जाता है। ठीक, और इसको कोरोसिव सॉल्ट यानी कि संचारक लवण बोलते हैं, HgCl2 को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, इसका आंसर क्या आएगा, HgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुछ कह रहा है, हाँ, लोहे का संचारण आवश्यक रूप से एक विद्युत रासायनिक घटना है जबकि सेल अभिक्रिया है। यानी कि अगर आयरन का जो कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है या इंसिडेंट है, तो सेल की जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं,
Fe ऑक्सीकृत होता है, बिल्कुल ऑक्सीकृत होता है। तब ना ऐसा होता था भाई, 2Fe रहता था, टूटता था तो 2Fe2 प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन होता था। और साथ में जल में घुली ऑक्सीजन OH माइनस में अपचयित होती है, तो बिल्कुल होती है वहां पे O2 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग मिलके क्या बनाते हैं, OH माइनस आयन ही तो बनाते हैं ना। ठीक, तो वहां पे H2O बताया तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए, वहां पे OH माइनस भी प्रेजेंट है। तो ये OH माइनस और वो आयन मिलके FeOH ट्वाइस बनाते हैं और वो आगे चल के फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और वही होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है वही होता है आपका रस्ट। तो यहाँ पे आंसर आपका पहला ही सही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप लोग बिल्कुल देखिएगा और उस पर चर्चा कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CuSO4 विलयन में लोहे की छड़ को डुबाने पर, मतलब कि एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें हम लोग एक आयरन रॉड को क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विलयन का नीला रंग हरे रंग में बदल जाएगा, कि सॉल्यूशन का ब्लू कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है लोहे की छड़ पर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, यानी कि एक ब्राउनिश जो एक लेयर है वो आयरन रॉड पे। और उसके बाद ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि विलयन का रंग अपरिवर्तित रहता है, कि यानी कि जो कलर है आपके सॉल्यूशन का वो अनचेंज रहेगा। और डी ऑप्शन है विलयन का नीला रंग उड़ जाता है, मतलब जो कलर है वो उड़ जाएगा और डिस्कलर हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये याद रखिए इस प्रोसेस में कि लोहे की छड़ पर भूरे रंग की क्या होगी, परत चढ़ जाएगी, एक ब्राउनिश कलर का क्या होगा, एक ठोक लेयर आ जाएगा। ठीक है, आज क्या है ना, रक्षाबंधन है, तो आप लोग समझ सकते हैं उसके बावजूद वीडियो बनाना पड़ रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वीडियो आज आके रहेगी कैसे भी। इस्पात संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी धातु का लेपन किया जाता है, यानी कि स्टील कोरोजन है उसको रोकने के लिए लेपन करते हैं। ठीक है, यानी कि किस धातु का लेपन, यानी कि किस मेटल का, तो लेपन के लिए हम लोग यूज करते हैं भाई जिंक को। ठीक है, किसको यूज करते हैं, जिंक को। तो ये आपका आज का कोरोजन का कंप्लीट लेक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक, और इसके बाद अब आएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स को, यानी अधातु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां तक वीडियोस मैं लेके आऊंगा और उसके बाद आपका बच जाएगा कार्बनिक। ठीक है, और कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके भी वीडियोस आएंगे बड़े जल्द। और फिजिक्स में बस बचा हुआ है आपका ऑप्टिक्स और सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसको भी कंप्लीट करवा के और सबके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग रक्षाबंधन का ये त्यौहार बड़े ही हर्ष के साथ मनाइए। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।